आओ जाने। आलेख प्रो अनिल कुमार। मौलिक बल। एक परिचय। आज एक पुराने फोटो एल्बम को उलट पलट रहा था, तभी कुछ प्यारी सी तस्वीरें देखी, साथ ही उन दिनों की यादें जेहन में उभर आईं। क्या वक्त था वह भी। उस समय तो कॉलेज की पढ़ाई जल्दी खत्म हो और फिर अच्छी पगार वाली नौकरी मिल जाए, यही दो ख्वाहिशें बेचैन किए रहती थी। अब लगता है काश वक्त वही ठहर गया होता, मगर ऐसा होता कहाँ है। खैर, उन तस्वीरों ने एक और बात की याद दिला दी। हम सब अभी अभी कॉलेज में पहुंचे थे और अपनी ही कक्षा के कुछ निकट के मित्रों के साथ मिलकर हमने युवा संगठन नामक एक संस्था बनाई थी। एक प्रश्न आप पूछ ही सकते हैं, उस छोटे से शहर में हमारा मिलना तो रोज ही होता होगा, फिर इस संस्था का प्रयोजन। तो बात ऐसी थी कि सभी मित्र सामान्य आर्थिक पृष्ठभूमि से आते थे। कॉलेज की पढ़ाई के अतिरिक्त प्राइवेट ट्यूशन की कोई गुंजाइश ही नहीं थी, पर उसकी कमी कभी कभी खलती जरूर थी। इसी के मद्देनजर हमने यह संस्था बनाई, जिसका उद्देश्य था सप्ताह में प्रत्येक रविवार को शाम में 1 घंटे के लिए मिल बैठकर केवल पढ़ाई लिखाई की बात करना। हमने यह महसूस किया कि ऐसा करने से हमारी ढेरों समस्याएं परस्पर सहयोग से ही हल हो जाती थी। एक मित्र के बड़े भाई श्री अमल कुमार बोस, जो स्थानीय विश्वविद्यालय के विज्ञान संकाय के बड़े ही मेधावी छात्र थे और हम सबों के दादा बड़े भाई, उन्होंने जब हमारी संस्था के बारे में जाना तो बड़े खुश हुए। उन्होंने हमें शाबाशी दी और वादा किया कि महीने में एक बार वे भी हमारी बैठक में सम्मिलित होंगे, हमारे प्रश्नों का समुचित उत्तर देंगे और हमारी शंकाओं का समाधान भी करेंगे। इसके बड़े फायदे हुए। हम सबों का अपने वर्ग में प्रदर्शन बेहतर होने लगा, हमारे शिक्षक भी हमसे प्रसन्न रहने लगे। अंदर की बात तो यह है कि कुछ मित्रों के लिए हम ईर्ष्या के भी पात्र बन गए थे। ऐसी ही एक बैठक में अनौपचारिक बातचीत के क्रम में मेरे मित्र अनुभव ने दादा से पूछा, अच्छा दादा, कपड़ों पर पानी डालो तो वह गीला क्यों हो जाता है? लगता है जैसे उसने पानी सोख लिया हो। दादा मुस्कुराए, अपने प्रश्न का उत्तर तो तुमने ही दे दिया। पानी कपड़े से चिपक जाता है, स्पष्ट है दोनों के बीच कोई बल काम कर रहा होगा जो उन्हें परस्पर बांध देता होगा। मगर यह प्रश्न पूछा ही क्यों? यह तो तुम सबों को पाया गया होगा। कहाँ दादा, अभी तो नामांकन को केवल 1 सप्ताह हुए हैं, शायद हम आगे पढ़ें। मगर दादा, वही पानी किसी प्लास्टिक के टुकड़े पर डालने से क्यों नहीं चिपकता? दादा की बात खत्म हुई नहीं कि सुमन बोल उठा, और दादा, खादी के कपड़ों पर पानी डालो तो वह काफी पानी सोख लेता है, सूती कपड़ा कम सोखता है और रेशमी तो और भी कम, ऐसा क्यों? अरे बाबा, खादी तो पानी हो या समाज का रूपा, सब सोखने की क्षमता रखता है। ऐसा सुन सभी हंसने लगे, पर दादा ने तुरंत अपना जवाब पूरा किया। खैर, यह तो थी मजाक की बात, मगर इसका अर्थ यह हुआ कि पानी का इन कपड़ों या अन्य वस्तुओं के साथ बंधन अलग अलग प्रबलता वाला होता होगा, जिस कारण कहीं पकड़ कमजोर होती है तो कहीं मजबूत। अब इनके बीच यह बल कैसे पैदा होता है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, ये बातें तुम इसी वर्ग में पाओगे। फिलहाल यही समझ लो कि ये बल दोनों के अणुओं के बीच लगते बलों का संपूर्ण योग है, जिसे तुम चिपकने के रूप में देखते हो। हमारे बीच सबसे तीव्र बुद्धि का विद्यार्थी था आफताब। हम उसे आइंस्टीन कहते थे, वैसे भी आफताब सूरज को ही कहते हैं। तभी आइंस्टीन बोल पड़ा, दादा, अणु तो परमाणुओं के बंधन से बनते हैं, और परमाणु के भीतर धन आवेश वाले नाभिक और ऋण आवेश वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये भी तो आपस में बंधे होते हैं ना? हम सभी चौंक पड़े। अरे अभी हमने तो इन बातों के बारे में पढ़ना ही शुरू किया है।
और यह इतनी जानकारी कहाँ से ले आया? आइंस्टीन ने हमारी उत्सुकता का झिझकते हुए उत्तर दिया, अरे भाई, मैं नैनीताल के एक महाविद्यालय में नामांकन की तैयारी कर रहा हूँ, इसीलिए कोर्स से बाहर की कुछ चीजों को भी पढ़ता रहता हूँ। मगर मैंने जो कहा वह सही तो है न दादा? फिर भी दादा, एक बात मेरी समझ में नहीं आती, नाभिक और इलेक्ट्रॉन भले एक छोटे से स्थान में पैक पर हैं तो अलग अलग, फिर वे बिना किसी संपर्क के आपस में बंद कैसे जाते हैं? बल लगने के लिए दो वस्तुओं को आपस में संपर्कित भी तो होना चाहिए। मुझे भी मौका मिल गया, मैं देर से इसका इंतजार कर था। दादा, मुझे यह बात पल्ले नहीं पड़ती कि ऊपर फेंकी गई गेंद कुछ ऊंचाई तक जाकर आखिर लौट कैसे आती है, कौन है जो उसे वापस खींच लाता है? क्यों, तूने न्यूटन और उसके आविष्कार के बारे में नहीं सुना है? अरे इसी तरह की घटना के बाद तो गुरुत्व बल की व्याख्या की थी उसने, और आज सारी दुनिया उसके नाम की माला जपती है। चलो मान लिया कि गुरुत्व अर्थात पृथ्वी द्वारा आरोपित आकर्षण बल वस्तुओं को उसकी तरफ खींच लाता है, और यही बल हमें भी धरती से बांध कर रखता है। मगर पेड़ों की जड़ में पानी डालो तो वह उसके तनों के द्वारा ऊपर कैसे पहुंचा दिया जाता है? उस समय गुरुत्व बल कहाँ चला जाता है? अरे बाबा, उस समय एक अन्य बल ज्यादा प्रभावी होता है जिसे पृष्ठ तनाव का बल कहते हैं। तुम लोग इस विषय में बाद में विस्तार से पढ़ोगे। यही बल कागज पर फैले स्याही को ब्लॉटिंग पेपर के ऊपर पहुंचा देता है, जिससे वह मूल आलेख पर नहीं पसरता। दादा, आखिर कितने तरह के बल होते हैं? उनके कितने प्रकार होते हैं? इसी के साथ एक प्रश्न स्वाभाविक तौर पर उभरता है, आखिर प्रकृति इतनी जटिल क्यों है? अरे नहीं यार, प्राकृतिक तथ्य या घटनाएं जितनी जटिल दिखती हैं उतनी है नहीं, मगर उसके लिए तुम्हें उनके अंदर प्रवेश कर समझने की कोशिश करनी होगी। सतही अध्ययन करने वालों के सामने वह अपने भेद नहीं खोलती। सुना नहीं है, जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पैठ। दादा की बातों ने हमारी उत्सुकता बढ़ा दी। हम सभी लगभग एक स्वर में बोल पड़े, दादा प्लीज हमें प्रकृति में लगते बलों के बारे में बताएं ना, आप तो इन्हें अच्छी तरह से जानते होंगे। यार, यह इतना आसान कार्य नहीं है। तुम्हारे पास न तो अभी भौतिकी की वैसी जानकारी है और न तुम सब उच्च स्तरीय गणित से परिचित हो, फिर मैं इतने कठिन तथ्यों को कैसे समझाऊंगा? प्रकाश ने मक्खन लगाया, दादा आप अगर नहीं समझा सकते तो दूसरा कोई इनकी व्याख्या नहीं कर सकता। आखिर आपने इंजीनियरिंग में नामांकन नहीं करवाया क्योंकि आप अपने को एक स्वाभाविक शिक्षक मानते हैं और वही बनना भी चाहते हैं। फिर आपसे ज्यादा उपयुक्त इस कार्य के लिए कौन होगा? बस कोई मक्खनबाजी नहीं, चलो मैं प्रयास करता हूँ, देखता हूँ कितनी सफलता मिलती है मुझे। इतना कहकर दादा शुरू हो गए। देख, मैं भी हैरान हो जाता था जब पुरानी फिल्म महल का यह गाना बजता था। सोच सोच हम करे अचंभा, नजर न आता एक भी खंभा, फिर भी ये आकाश खड़ा है, हुआ करोड़ों साल। यह सत्य है कि आगे बढ़ने पर मैंने गुरुत्व बल के विषय में पढ़ा और उसके प्रभाव में सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी का घूमना भी जाना। मगर वह मूल तथ्य तो मेरे दिमाग में प्रश्न चिन्ह की तरह सदैव उपस्थित रहा। आखिर वह डोर कहाँ है जो इन दोनों को बांध कर रखे हुए है? धीरे धीरे अध्ययन की सीढ़ियां चढ़ते हुए मैंने न केवल गुरुत्व बल को समझा बल्कि अन्य मौलिक बलों को समझ पा। अभी दादा की बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सुधीर, जिसे हम बेचैन बनारसी कहते थे, बीच में कूद पड़ा। दादा, एक मिनट, अब यह मौलिक बल कौन सी बला है? देख, दुनिया में जितने तरह के बल दिखे, महसूस हो, सब 4 प्रकार के मौलिक बलों के अंतर्गत आते हैं।
यदि तुम सबों ने इन्हें समझ लिया तो समझ ले पूरी रामायण खत्म। वाह दादा, यही ठीक रहेगा। तो हम शुरू कहाँ से करें? हम शुरू करेंगे उसी प्रश्न से जो सबसे पहले तुम सबों के दिमाग में आया होगा। बिना संपर्क में आए दो पिंड एक दूसरे पर बल आरोपित करते कैसे हैं? क्योंकि दैनिक जीवन में हमें ऐसा देखने को मिलता नहीं। इसके लिए स्थूल जगत मैक्रो वर्ल्ड का एक उदाहरण बड़ा ही सहायक सिद्ध होगा। मान ले बेचैन बनारसी, तू और आफताब अपने हाथों में एक एक गेंद लिए थोड़ी दूरी पर खड़े हो, तो क्या उस स्थिति में तुम दोनों के बीच कोई बंधन माना जाएगा? नहीं न। अब बिना संपर्क में आए तुम दोनों के बीच एक बंधन बनाना हो तो तुम दोनों अपनी अपनी गेंद एक दूसरे की ओर फेंकना तथा अपनी ओर आती गेंद को लपकना शुरू कर दो। इस तरह तुम दोनों एक दूसरे से बंध जाओगे, अर्थात तुम्हारे बीच एक बल उपस्थित हो जाएगा। जब तक यह खेल चलता रहे तब तक तुम दोनों के बीच बंधन भी बना रहेगा। इस संदर्भ में एक और ध्यान देने योग्य बात है, तुम्हारे बीच आदान प्रदान होते गेंद यदि बहुत भारी हो तो उन्हें ज्यादा दूर तक फेंक पाना संभव नहीं होगा, अर्थात तुम दोनों के बीच के बंधन का परास सीमित हो जाएगा। दूसरी तरफ फेंके जाने वाले गेंद जितने हल्के होंगे इस बंधन का परास उतना ही ज्यादा होगा, वह ज्यादा दूरी तक तुम दोनों को बांधे रखेगा। दादा, गेंद की बात तो समझा, मगर ऐसे पहेलियां बुझाते रहोगे तो हम मौलिक बलों के बारे में क्या खाक समझ पाएंगे। मैं तो वैसे भी थोड़ी मोटी अकीका हूँ, साफ साफ कहो ना, क्या बतलाना चाहते हो? इतनी बेताबी अच्छी नहीं। चल इस स्थूल जगत के उदाहरण को सूक्ष्म जगत में लेकर चलते हैं और सबसे पहले उस मौलिक बल की बात करते हैं जिसे विद्युत चुंबकीय बल कहा जाता है। इतना तो सभी जानते हैं कि ब्रह्मांड के सभी पदार्थ रासायनिक तत्वों से बने हैं जिनके सबसे छोटे निर्माण खंडिक बिल्डिंग ब्लॉक को परमाणु कहते हैं। परमाणु इतना सूक्ष्म होता है कि सबसे शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी भी इसे नहीं दिखला सकता। इसके आकार को कुछ ऐसे समझ सकते हैं, यदि एक टेनिस गेंद का निर्माण करना हो तो इस कार्य के लिए लगभग 1.25 अरब परमाणुओं की आवश्यकता होगी, अर्थात एक परमाणु टेनिस गेंद की तुलना में 1.25 अरब गुना छोटा होता है। मगर आश्चर्य है कि इस सूक्ष्म आकार में भी वैज्ञानिकों ने इसकी संरचना को ढूंढ निकाला। मैंने पूर्व में भी कहा था, जिन ढूंढा 3 पाया गहरे पानी पैठ। परमाणु के केंद्र में जो उसके विस्तार का एक अत्यंत छोटा हिस्सा ही घेरता है, एक धनाविष्ट स्थल होता है जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के द्रव्यमान का 99% से भी ज्यादा इसी केंद्रक में समाहित होता है। नाभिक को आवृत करते ऋणाविष्ट कण इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिनका द्रव्यमान परमाणु की तुलना में नगण्य माना जा सकता है। नाभिक की भी अपनी संरचना होती है, उसमें मोटे तौर पर कहें तो 2 प्रकार के कण उपस्थित रहते हैं, धनाविष्ट प्रोटॉन और विद्युत रूप से उदासीन न्यूट्रॉन। इस तरह परमाणु के भीतर धन एवं ऋण आवेश दोनों उपस्थित हैं और इन्हें परस्पर बांध कर रखने वाला बल है विद्युत चुंबकीय बल। अब इस बल के अदृश्य डोर को समझने की कोशिश करें। इस हेतु आवेशों के बीच किसी प्रकार की गेंद यानी किसी विशिष्ट कण के विनिमय की जानकारी मिल जाए तो उनके बीच लगते बल की व्याख्या संभव है। हम सभी दादा को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे। अब उनकी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी थी, पर सबसे ज्यादा उतावला तो प्रकाश हो रहा था। मैंने हंसते हुए दादा से गुजारिश की, दादा अब मुख्य बात पर थोड़ा विस्तार से प्रकाश डालिए न। देखिए हमारा मित्र प्रकाश अंधेरे में रास्ता टटोल रहा है। अच्छा तो सुन, जब 2 आवेश एक दूसरे के निकट हो तो उनके बीच एक विशेष प्रकार के मौलिक कण फोटोन प्रकाश के कण का आदान प्रदान होता रहता है और यही विनिमय उनके बीच एक मौलिक बल को जन्म देता है,
जिसे विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। दूसरे शब्दों में आवेशित कणों के बीच बंधन की अदृश्य डोर एक दूसरी तरह के मौलिक कण फोटोन बनाते हैं। और हाँ, इस मौलिक बल का यह नाम एक बात और बतलाता है, विद्युतीय और चुंबकीय प्रभाव आपस में बड़े घनिष्ठ तरीके से जुड़े हैं। इनमें किसी एक की उपस्थिति दूसरे को जन्म दे सकती है। इसके व्यावहारिक उदाहरण विद्युत जनित जनरेटर, जहां एक कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णित कराकर विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है, से तू सब परिचित है। अब देख, यहाँ मैंने एक शब्द मौलिक कण का उपयोग किया। आगे बढ़ने से पहले उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी आवश्यक है। ऐसे कण जो अन्य कणों में विभक्त न हो सके मौलिक कण कहलाते हैं, जैसे नाभिक के बाहर स्थित इलेक्ट्रॉन। अब तू पूछ सकता है, क्या धन आवेशित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी मौलिक कण हैं? इस पर अभी नहीं, थोड़ी देर बाद विचार करेंगे। दादा थोड़ी देर सांस लेने के लिए रुके। वैसे हमें भी उनके लेक्चर को आत्मसात करने के लिए समय तो चाहिए ही था, मगर प्रकाश का ख्याल कर दादा जल्द ही पुनः शुरू हो गए। देख, यह बात समझ ले, आवेशों के बीच दूरी जितनी कम होगी विद्युत चुंबकीय बल उतना ही मजबूत होगा। उनके बीच की दूरी बढ़ने से यह बल कमजोर होता जाएगा। स्थूल जगत में इसका अनुभव नहीं होने का भी कारण यही है। मगर यह मत भूल, परमाणु संरचना में इस बल की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। धन आवेश वाले नाभिक से ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन को यही बांध कर रखता है और यही बंधन परमाणु को स्थायित्व भी प्रदान करता है। अब यह तो बताने की आवश्यकता नहीं है न कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश तथा ऋण आवेश। समान प्रकार के आवेश एक दूसरे पर विकर्षण का बल लगाते हैं, जबकि भिन्न प्रकार के आवेशों के बीच आकर्षण का बल आरोपित होता है। याद रख, परमाणु का आकार अत्यंत छोटा होता है और उस छोटे से स्थान में नाभिक और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अत्यंत कम दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। यही बात बतलाती है कि विद्युत चुंबकीय बल अत्यंत छोटी दूरियों पर ही प्रभावी होता है। बेचैन बनारसी ने एक बड़ा ही माकूल प्रश्न दागा। अच्छा दादा, परमाणु के भीतर फोटोन की तरह के कुछ अन्य मौलिक कण भी होते हैं क्या, या अदृश्य डोर बनाने वाला यही एकमात्र मौलिक कण है जिसे वैज्ञानिक जानते हैं? दादा फिर मुस्कुराए। तुझ में धैर्य तो है ही नहीं, पर इसमें एक अच्छी बात भी है बनारसी। चीजों को जानने की अदम्य इच्छा ही मनुष्य को सीखने का रास्ता दिखलाती है। चल एक बार पुनः वापस लौटे परमाणु की ओर, जिसे कभी तत्वों का लघुत्तम निर्माण खंडित बिल्डिंग ब्लॉक कहा गया था और जिसके दूसरे छोटे कणों में टूटने को वैज्ञानिकों ने असंभव बताया था। पर इसके अटूट होने का भ्रम जल्द ही टूट गया। आज परमाणु की बनावट से तो सामान्य जन भी परिचित हैं, लेकिन तुम सबों के लिए नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के विषय में कुछ जानना आवश्यक प्रतीत होता है। प्रारंभ में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन तीनों को मौलिक कण माना गया, पर भौतिकी मन समय के साथ होती प्रगति ने यह स्पष्ट किया कि उपर्युक्त तीनों कणों में मात्र इलेक्ट्रॉन ही एक मौलिक कण है। शेष दो एकीकृत कॉम्पोसाइट कण हैं जो अन्य मौलिक कणों के मजबूत बंधन से बने हैं। कौन है ये मौलिक कण और उनके बीच कैसा बंधन है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर की तलाश में वैज्ञानिकों को परमाणु के केंद्र में स्थित अति सूक्ष्म नाभिक में घुसपैठ करनी पड़ी, और ऐसा करना संभव हो सका उच्च ऊर्जा हाई एनर्जी भौतिकी में हुई अप्रत्याशित प्रगति से। मुझसे अब रहा नहीं गया। दादा, यह बात मेरे भेजे में नहीं घुसती कि सभी प्रोटॉन तो धनाविष्ट हैं, तब उनके बीच आरोपित विद्युत चुंबकीय बल उन्हें परस्पर विकर्षित करते होंगे, और यह प्रतिकर्षण बेहद प्रबल भी होता होगा, क्योंकि नाभिक के आकार के कारण धनाविष्ट प्रोटॉन कणों के बीच की दूरी तो बेहद कम होती गई।
फिर नाभिक को स्थायित्व कौन प्रदान करता है? ऐसे में नाभिक का स्थायित्व मुझे तो चमत्कार जैसा ही लगता है। नहीं, चमत्कार तो यह है कि तेरे मोटे दिमाग में भी इतना सूक्ष्म प्रश्न उत्पन्न हो गया। इसी असहज प्रश्न के उत्तर की तलाश ने वैज्ञानिकों को एक अन्य मौलिक बल तक पहुंचाया। तार्किक ढंग से सोचा जाए तो नाभिक मंद वर्तमान शक्तिशाली प्रतिकर्षण विद्युत चुंबकीय बल के बावजूद यदि उसका अस्तित्व बरकरार है तो अवश्य उसमें कोई अन्य आकर्षण बल उपस्थित होगा जो विद्युत चुंबकीय प्रतिकर्षण की अपेक्षा बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। इस बल के वजूद को जानने का एकमात्र उपाय है नाभिक का विखंडन। उच्च ऊर्जा भौतिकी में इस क्षेत्र में किए गए प्रयोगों तथा उनके सैद्धांतिक विश्लेषणों से यह स्पष्ट हो गया कि नाभिक में विद्युत चुंबकीय बल से हजारों गुना ज्यादा समर्थ दूसरा बल भी उपस्थित है, जिसको भौतिकी शास्त्रियों ने नाम दिया प्रबल बल, स्ट्रॉन्ग फोर्स। इसी के साथ यह जानकारी भी सामने आई कि प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन मौलिक कण नहीं बल्कि एकीकृत कण हैं जिनका निर्माण अन्य मौलिक कणों से हुआ है। अब और मौलिक कण, क्या सुरसा के मुंह की तरह इतने सूक्ष्म स्थल में भी मौलिक कणों की संख्या बढ़ती ही जाएगी? परिवार के बड़े बुजुर्गों को कहते नहीं सुना है क्या, जगह घर में नहीं दिल में होना चाहिए। इसी कहावत को चरितार्थ करता है नाभिक। परमाणु की तुलना में बेहद छोटा होने के बावजूद इसका दिल बड़ा ही विशाल है रे। इसमें बहुत बड़ी संख्या में मौलिक कणों का निवास है। यह संख्या कितनी है अभी तक निश्चित तौर पर मालूम नहीं। उच्च ऊर्जा भौतिकी के क्षेत्र में हो रहे शोध कार्य ने अब तक बस इतना ही बताया है कि नाभिक में बड़ी संख्या में मौलिक कण उपस्थित हैं और भविष्य में इनकी संख्या और बढ़ने की संभावना प्रबल है। इन कणों पर विस्तृत चर्चा यहाँ संभव नहीं, पर अपनी आवश्यकता के अनुरूप यहाँ हम एक विशेष तरह के मौलिक कणों के बारे में चर्चा अवश्य करेंगे। ये कण है क्वार्क, जो नाभिक में रहते तो हैं पर स्वतंत्र अवस्था में नहीं। ये कण आपस में बंधकर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन का निर्माण करते हैं। इनका निर्माण और फिर उन्हें बांध कर रखना, इस जिम्मेदारी का निर्वाह एक दूसरे तरह के मौलिक कण करते हैं जिन्हें हम ग्लूऑन के नाम से जानते हैं। याद रहे, अंग्रेजी में गोंद को ग्लू कहा जाता है जो चिपकाने के काम आता है। दूसरे शब्दों में कहें तो क्वार्क्स के बीच ग्लूऑन एक अदृश्य डोर पैदा करता है जो प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन जैसे एकीकृत कणों के निर्माण के लिए जिम्मेदार है। यह है प्रबल बल, जो ज्ञात चारों मौलिक बलों में सबसे सशक्त मौलिक बल है। इस बल से केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का ही निर्माण नहीं होता बल्कि यह उन्हें भी आपस में बड़ी मजबूती से बांध कर रखता है। मगर इसकी उपस्थिति मात्र नाभिक के भीतर देखी गई है, जो बतलाता है कि इसका परास अर्थात प्रभाव क्षेत्र बड़ा ही सीमित होता है। नाभिक के बाहर यह उसी तरह प्रभावहीन हो जाता है जैसे परमाणु के बाहर विद्युत चुंबकीय बल। यही बल नाभिक को अतिरिक्त स्थायित्व प्रदान करता है जो परमाणु के हिस्से में नहीं आती। तभी तो परमाणुओं के मेल से अणु बने और फिर उनकी अन्योन्य क्रियाओं इंटरैक्शंस ने पूरी कायनात को जन्म दिया। यहाँ इसे जानना अभिष्ट होगा कि प्रबल बल का ग्लूऑन एक मामले में फोटोन की तरह ही होता है। दोनों का द्रव्यमान और आवेश शून्य होता है, पर ग्लूऑन के पास एक अतिरिक्त विशेष गुण होता है जिसे रंग आवेश कलर चार्ज कहते हैं। यहाँ बस इतना ही कहूँगा कि रंग आवेश जैसे युग्मित शब्द को बनाने के लिए उपयोग में लाए गए दोनों शब्द आवेश तथा रंग हमारे दैनिक जीवन के आवेश एवं रंग से बिल्कुल भिन्न हैं। वास्तव में ये इन मौलिक कणों के क्वांटम गुण हैं जो प्रबल बल की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार हैं। स्थूल जगत के पदार्थों कणों में ऐसे किसी गुण की कल्पना भी नहीं कर सकते। बात कुछ समझ में आई है तो थोड़ा मुश्किल,
पर आपके समझाने के अंदाज ने एक मोटा सा चित्र दिमाग में फिट तो कर ही दिया है, पर साथ ही एक और प्रश्न दिमाग में उत्पन्न हो गया। दादा, क्या यह कह सकते हैं कि फोटोन और ग्लूऑन एक ही परिवार के सदस्य हैं? कमाल है, इतनी ऊंची बातें तू सब कैसे सोच ले पा रहा है। खैर, जो भी हो, प्रश्न बड़ा माकूल है और इसका उत्तर भी उतना ही महत्वपूर्ण। इस प्रकार के बंधन तैयार करने वाले कणों के सामूहिक व्यवहार गणित को, जिसे सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, सर्वप्रथम हमारे देश के एक महान भौतिकीविद प्रो. सत्येंद्र नाथ बोस ने एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर समझाया। इस सांख्यिकी को बोस आइंस्टीन सांख्यिकी के नाम से पुकारते हैं और इन मौलिक कणों को बोसॉन। दादा, तुम भी तो बोस दादा ही हो ना, मुबारक हो, तुम्हारे नाम पर तो मौलिक कणों के एक परिवार का ही नाम पड़ गया। चुप शैतान, क्या मेरा तेरा कर रहा है? यह पूरे राष्ट्र के लिए गौरव की बात है कि कलकत्ता तथा ढाका विश्वविद्यालय में कार्यरत रहे प्रो. बोस के इस मौलिक कार्य को पूरी दुनिया ने सराहा और क्वांटम भौतिकी के प्रमुख प्रणेताओं में एक पॉल डिराक ने इन कणों को बोसॉन नाम से नवाजा। इस प्रकार जैसे फोटोन विद्युत चुंबकीय बल का संवाहक बोसॉन है, वैसे ही ग्लूऑन प्रबल बल की अदृश्य डोर का निर्माण करने वाला बोसॉन है। मगर दादा, इतने महत्वपूर्ण कार्य के लिए बस इतना सा सम्मान क्या प्रो. बोस को इस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाना चाहिए था? सही कहा तूने, पर इस प्रश्न का उत्तर न मेरे पास है न तेरे पास। इसका जवाब तो बस नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था ही दे सकती थी। मगर यह भी सत्य है कि उस समय भौतिकी के क्षेत्र में एक नया तूफान उठ रहा था जिसने पुराने क्लासिकी भौतिकी की जड़ें हिला दी थी। क्वांटम भौतिकी दस्तक दे रही थी। महान कवि दिनकर के शब्दों में मानो कह रही हो, सिंहासन खाली करो कि क्वांटम भौतिकी आ रही है। लेकिन यह मत भूल, नोबेल पुरस्कार प्रत्येक वर्ष मिलेगा, पर उनको दिया सम्मान तब तक रहेगा जब तक यह कायनात। क्या बात कही आपने दादा, आपको सलाम है। लेकिन दादा, अभी तो और भी कुछ बाकी है तुम्हारे कहने के लिए और हमारे जानने के लिए। हाँ रे, हरि अनंत हरि कथा अनंता। परमाणु, विशेष रूप से नाभिक, अपने में इतना रहस्य समेटे हुए है कि इसकी कहानी यही समाप्त नहीं होती। तुम सबों को जानकर आश्चर्य होगा कि नाभिक की इस सूक्ष्म दुनिया में एक और मौलिक बल उपस्थित है जिसे दुर्बल बल अथवा दुर्बल नाभिकीय बल कहते हैं। इस बल का परास प्रभाव क्षेत्र प्रबल बल के परास के मात्र 100वें भाग के तुल्य होता है, और इसकी डोर तैयार करने वाले बोसॉन भी ग्लूऑन से भिन्न हैं। ये है W जोड़ W तथा Z शून्य बोसॉन जो आश्चर्यजनक रूप से भारी होते हैं। इनका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का लगभग 100 गुना होता है, मगर आकार बहुत ही छोटा। इनमें W बोसॉन के दो प्रकार होते हैं जिन पर परस्पर विपरीत किस्म के आवेश होते हैं, पर Z बोसॉन आवेश रहित होता है। इस तरह कह सकते हैं, नाभिक के भीतर जब मौलिक कणों के बीच ग्लूऑन का विनिमय होता है तो बंधन प्रबल बल के माध्यम से होता है, मगर W या Z बोसॉन का विनिमय दुर्बल बल को उत्पन्न करता है। W तथा Z बोसॉन का अत्यंत भारी होना ही इस बल के परास को काफी छोटा बना देता है। याद कर बच्चों के बीच गेंद फेंकते और लपकते समय क्या कहा था मैंने? दादा, अब सर चक्कर खा रहा है, प्लीज आगे की कहानी संक्षेप में प्लीज। बेटे, मैं विस्तार में बताऊं तो बातें सर के ऊपर से निकल जाएगी, लेकिन तुम सबों ने ही कहा था बेल मुझे मार, तो अब भुगतना तो पड़ेगा ही। तो इतना समझ ले, नाभिक के अंदर अवस्थित ये सारे मौलिक कण, जिन्हें भौतिकी की भाषा में अपरमाण्विक सबएटॉमिक कण कहते हैं,
अलग अलग परिस्थितियों में विभिन्न प्रकार के बोसॉन का आदान प्रदान कर सकते हैं। ऐसी ही एक नाभिकीय प्रतिक्रिया है रेडियो सक्रियता, रेडियोएक्टिविटी, जिसमें अपरमाणविक कणों में परिवर्तन का कारण बनता है दुर्बल बल। जब नाभिक में बंधे अपेक्षाकृत स्थायी न्यूट्रॉन दुर्बल बल के प्रभाव में टूटकर रेडियो सक्रियता के द्वारा बीटा कणों को जन्म देते हैं तो उसे बीटा क्षय के नाम से जाना जाता है। स्पष्ट है, दुर्बल बल तभी प्रभावी होगा जब एकीकृत कणों के बीच की दूरी काफी कम होगी और यह नाभिक के भीतर ही संभव है। ऐसी परिस्थिति सूर्य के केंद्र में भी उत्पन्न होती है, जहां द्रव्य बड़े संघनित और अत्यंत उच्च तापीय अवस्था में रहते हैं। सूर्य के गर्भ में दो प्रोटॉन दुर्बल बल के द्वारा एक एकीकृत कण ड्यूट्रॉन और पुनः हीलियम को जन्म देते हैं तथा साथ में बहुत ज्यादा परिमाण में ऊर्जा भी मुक्त करते हैं। इस क्रिया को नाभिकीय सम्मिलन के नाम से पुकारा जाता है और यही सूर्य को एक सतत ऊर्जा स्रोत बनाए रखता है। पृथ्वी पर ऐसी ही प्रतिक्रिया हाइड्रोजन बम जैसे संघारक को जन्म देती है। आफताब, जो सबसे ध्यानपूर्वक दादा की बातों को सुन रहा था, ने उनके द्वारा बताए गए तथ्यों पर एक संक्षिप्त टिप्पणी की। तो दादा, आपकी बातों से स्पष्ट है कि एक अति सूक्ष्म रचना परमाणु में ये तीनों मौलिक बल अर्थात विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल बल और दुर्बल नाभिकीय बल एक साथ उपस्थित हैं। इनमें प्रथम बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच कार्यरत है और इसका कारक बोसॉन है फोटोन। अन्य दो बल, प्रबल बल और दुर्बल नाभिकीय बल, नाभिक के अंदर उपस्थित हैं और ये दोनों वहां उपस्थित अवपरमाण्विक मौलिक कणों को बांध कर रखते हैं। जब बंधन ग्लूऑन के सहयोग से होता है तो प्रबल बल कार्यरत रहता है और यदि W एवं Z बोसॉन बंधन तैयार करे तो वहां दुर्बल नाभिकीय बल की उपस्थिति होती है। देख, कितना तेज लड़का है यह। कैसे अब तक बताई गई बातों का सार इसने अपने शब्दों में व्यक्त कर दिया। मेरा मतलब यह है कि तू सब अच्छा है, जहीन है, पर विषय वस्तु पर ध्यान देना किसी एक को बाकी सबों से अलग कर देती है। तुम सबों को इस बात से कुछ सीखना चाहिए। अविनाश, सबसे शांत बच्चा, उसे बच्चा कहो तो चिढ़ जाता, पर था वह सबों से छोटा, झट बोल उठा। दादा, हम तो उतने ब्रेनी दिमाग वाले हैं नहीं, पर अब जल्दी से शेष बची बातें भी समझा दो। गुरुत्व बल की बात तो शुरू की थी तुमने, पर वह अधूरी ही रह गई थी। सही है, इसके पश्चात हमें चौथे मौलिक बल गुरुत्व बल की बात करनी चाहिए, जिस पर हमारे संपूर्ण ब्रह्मांड का अस्तित्व टिका है। यही पहुंचकर उस पुरानी फिल्म महल के गाने का भेद खुलता है। यह बल द्रव्यमान या ऊर्जा युक्त सभी पिंडों के बीच लगता आकर्षण है, जिसने सभी आकाशीय पिंडों को आपस में और हमें पृथ्वी से बांधे रखा है। अब एक सामान्य मनुष्य तो पूछेगा ही, इस बंधन की अदृश्य डोर किधर है? तो इन विशाल पिंडों के बीच भी एक शून्य द्रव्यमान तथा शून्य आवेश वाले मौलिक कण एक दृश्य डोर का निर्माण करते हैं। ये बोसॉन भौतिकी की भाषा में ग्रेविटॉन के नाम से जाने जाते हैं। यह नाम गुरुत्व बल के अंग्रेजी नाम ग्रेविटी से बना है। इस तरह विशाल आकाशीय पिंडों के बीच ग्रेविटॉन का सतत विनिमय ही गुरुत्व ग्रेविटी को जन्म देता है। इस बल का परास अनंत तक होता है, पर इसका परिमाण भी दूरी बढ़ने के साथ बड़ी तेजी से घटता है। यह बल तभी महसूस होता है जब दोनों पिंडों का या कम से कम एक पिंड का द्रव्यमान बहुत ही ज्यादा हो। इसके क्रमशः उदाहरण है सूर्य, पृथ्वी एवं पृथ्वी मनुष्य के बीच के बंधन। हमारी जिंदगी को सीधे प्रभावित करने वाले इस बल के बोसॉन अर्थात ग्रेविटॉन की उपस्थिति का संसूचन डिटेक्शन अभी तक संभव नहीं हो पाया है। फिर भी इनके संभावित गुणों की जानकारी सैद्धांतिक आधार पर ज्ञात है।
ये बड़े स्थायी कण होते हैं, इन पर शून्य आवेश होता है और इनका व्यवहार भी अन्य बोसॉन की तरह ही होता है। भौतिकी की भाषा में इसे बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी का अनुपालन करना कहते हैं। दादा ने अविनाश की ओर मुखातिब होते हुए कहा, चल अब तू मेरी कही बातों को संक्षेप में बता। दादा, आपने 4 मौलिक बलों की बात की, विद्युत चुंबकीय बल, प्रबल बल, दुर्बल बल और गुरुत्व बल। साथ ही यह भी समझाया कि इनकी अदृश्य डोर क्रमशः फोटोन, ग्लूऑन, W एवं Z, बोसॉन तथा ग्रेविटोन से बनती है। इनमें गुरुत्व बल का कारक ग्रेविटोन अभी हमारी पकड़ से परे है, मगर क्वांटम भौतिकी ने इसकी उपस्थिति को अकाट्य रूप से प्रमाणित कर दिया है। इंतजार है केवल उसके प्रायोगिक सत्यापन का। बहुत सुंदर। अब इस जगह इन बलों से जुड़े एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानना आवश्यक प्रतीत होता है। वह है 2 महत्वपूर्ण बलों के एकीकरण का सफल प्रयास। उच्च ऊर्जा में होते शोध और उनसे मिलती नई जानकारियों ने विद्युत चुंबकीय बल तथा दुर्बल बल के एकीकरण का पथ प्रशस्त किया। वर्ष 1979 में पाकिस्तानी मूल के भौतिकीविद प्रो. अब्दुल सलाम ने 2 अन्य वैज्ञानिकों शेल्डन ग्लाशो एवं स्टीवन वाइनबर्ग के साथ मिलकर इन 2 बलों के एकीकरण की सैद्धांतिक व्याख्या की। इसे वाइनबर्ग सलाम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इस कार्य के लिए तीनों वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और इस एकीकृत बल को विद्युत दुर्बल बल, इलेक्ट्रिक फोर्स के नाम से पुकारा गया। इन लोगों ने यह सिद्ध कर दिया कि सामान्य ऊर्जा पर ये दोनों बल अपना अलग अलग अस्तित्व बनाए रखते हैं, मगर अत्यंत उच्च ताप पर इनका एकीकरण हो जाता है। इतना उच्च ताप अभी तक प्रयोगशाला में उत्पन्न नहीं हो सका है, पर बिग बैंग जिसने ब्रह्मांड को जन्म दिया, के समय से ताप पैदा हुए थे। एल्बर्ट आइंस्टीन ने तो बलों के महा एकीकरण, ग्रैंड यूनिफिकेशन की बात की थी और अपनी जिंदगी के अंतिम वर्षों में वे इसी प्रयास में लगे भी रहे, लेकिन सफलता नहीं मिली। मगर इन 2 बलों का एकीकरण उस दिशा में कुछ उम्मीद अवश्य जगाता है। दादा, तुमने बताया कि प्रो. सलाम पाकिस्तानी मूल के थे, पर मैंने कहीं पढ़ा था कि वे ब्रिटिश नागरिक थे। सही कहा तुमने, लेकिन प्रो. अब्दुल सलाम हमारे पड़ोस के मुल्क पाकिस्तान के ही मूल निवासी थे। ब्रिटिश नागरिकता उन्होंने बहुत बाद में स्वीकार की थी। उनकी उपलब्धि कुछ ऐसी है जिस पर पूरे भौतिकी जगत को नाज होना चाहिए, पर अफसोस, जहां वे पैदा हुए और जो मुल्क सदैव उनके दिल में बसा रहा, उसी देश में उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। उनकी मौत के बाद उनका मृत शरीर पाकिस्तान लाया गया, जैसा वह चाहते थे, और दफनाने के पश्चात उनकी इच्छानुसार उनके समाधि प्रस्तर टूमस्टोन पर लिखा गया प्रथम मुस्लिम नोबेल विजेता, फर्स्ट मुस्लिम नोबेल लॉरिएट पर पाकिस्तान सरकार ने उससे मुस्लिम शब्द ही हटा दिया, क्योंकि अहमदिया समुदाय से आने के कारण वहां के संविधान के अनुसार वे मुस्लिम थे ही नहीं। प्रो. सलाम ने इटली के ट्रिएस्ट शहर में सैद्धांतिक भौतिकी में शोध हेतु एक संस्था बनाई, जो अब अब्दुल सलाम सैद्धांतिक भौतिकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के नाम से जानी जाती है। इस संस्था को बनाने में इटली सरकार के अतिरिक्त यूनेस्को तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा संस्थान का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस शोध संस्थान के माध्यम से उन्होंने विकासशील देशों में भौतिकी के क्षेत्र में उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया। इस संस्थान के वे आजीवन निदेशक बने रहे। बस दादा बस, हम तुम्हारा धन्यवाद ज्ञापन भी नहीं कर सकते, क्योंकि तुमने जो किया वह कोई नहीं करेगा। बस यही गुजारिश है कि हमें आगे भी इसी तरह की बातों से रास्ता दिखाते रहना। अस्तु मां सद्गमय, तमसु मां ज्योतिर्गमय। अब जो भी कहा गया हो तुम जानो।